1947 के बाद के 75 सालों में बिहार ने 40 सदर लीडरशिप चेंजेस देखे, लेकिन प्रोमिसेस कभी पूरे नहीं हुए। 600 miles away in Delhi, Independence Day was also a day of rejoicing. 2000 में झारखंड अलग हुआ और बिहार अपने 75% मिनरल वेल्थ और इंडस्ट्रियल पावर लूज कर गया। देन 2005 में बिहार ने अपने रिवाइवल का सफर शुरू किया, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन के साथ। बिहार राज्य के लिए बिजली, पानी और सड़क। बिहार कंसिस्टेंटली इंडिया का सबसे ज्यादा आइस प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी बिहारी शब्द एक इंसल्ट की तरह यूज होता है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, एक लेजेंडरी एम्परर जिसने यूथ का त्याग कर दिया, और कॉलोनियल हिस्ट्री का एक सबसे डार्क चैप्टर का क्या कनेक्शन है? ये सब कुछ एक जगह से जुड़े हैं। बिहार एक ऐसी लैंड जो पैराडॉक्सेस से भरी हुई है, जहाँ शान और संघर्ष एक साथ मिलते हैं। एक वक्त था जब बिहार हिंदुस्तान का दिल था, एक ऐसी जगह जहां एम्पायर्स ने सब कॉन्टिनेंट को रूल किया, फिलोसफीज ने ह्यूमैनिटी को शेप दिया और इनोवेशन से दुनिया को बदला। ये राजाओं, स्कॉलर्स और विजनरीज की भूमि थी, जहां अशोका ने अहिंसा को अपनाया, बुद्धा ने एनलाइटमेंट पाया और नालंदा में नॉलेज का दीपक जला। लेकिन फिर हिस्ट्री ने एक अजीब मोड़ ले लिया। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, सिस्टमैटिक नेग्लेक्ट और पॉलिटिकल ट्रबल ने इस समृद्ध जमीन को पॉवर्टी और दुख के अंधेरे में धकेल दिया। आज जब दुनिया बिहार के बारे में बात करती है तो स्ट्रगल, पॉवर्टी, कास्ट पॉलिटिक्स या माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही बात होती है। हेडलाइन सिर्फ उसके चैलेंजेस दिखाते हैं, अचीवमेंट्स नहीं। लेकिन एक और कहानी है जो अनफोल्ड हो रही है, एक डिटर्मिनेशन और कमबैक की कहानी। पिछले कुछ सालों में बिहार ने एक कमबैक किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक वक्त था जब बिहार को फील्ड स्टेट कहा जाता था, लेकिन आज इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स में से एक बन चुका है। बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज को क्रॉस कर चुका है और बिहार के लोग प्रूव कर रहे हैं कि मेहनत और डिटर्मिनेशन से हर नैरेटिव बदला जा सकता है। ये कहानी है बिहार की, एक ऐसी दास्तां जो शान से गिरने, संघर्ष करने और फिर से उठने के सफर को बयां करती है। हम एक्सप्लोर करेंगे उसके गोल्डन पास्ट, उसका हार्ट ब्रेकिंग डिक्लाइन और उसका इंस्पायरिंग रिसर्जेंस। और इसी जर्नी के बीच आप समझ जाओगे कि बिहार सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये परसिवरेंस और होप की ताकत का एक जिंदा सबूत है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, इट्स अ जर्नी थ्रू टाइम, रेजिलियंस और इंडोमिनेटेबल ह्यूमन स्पिरिट। इमेजिन करो एक लैंड जहां आइडियाज गंगा की तरफ फ्लो करते थे, जहां ग्रैंड हॉल्स में डिबेट्स की गूंज सुनाई देती थी और रूलर्स सिर्फ किंगडम्स नहीं, फिलोसफीज को भी शेप करते थे। ये था बिहार, हिस्टोरिकली नोन एज मगध, एक ऐसी जमीन जो भारत के गोल्डन एज का एपिसेंटर थी। 2000 साल पहले मौर्यन एम्पायर एक गवर्नेंस और यूनिटी का बीकॉन बनकर उठा, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य की लीडरशिप और लेजेंडरी स्ट्रेटेजिस्ट चाणक्य की गाइडेंस में। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था जो दुनिया के गवर्नेंस सिस्टम के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। बिहार था उस एम्पायर का न्यूक्लियस जो लगभग 5 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। आज की बात करें तो अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, और ज्यादा दूर नहीं, वैशाली में दुनिया का पहला रिपब्लिक जन्मा। सोचो, एक असेंबली ऑफ इक्वल्स जहां लॉज और गवर्नेंस पर डिबेट्स होते थे। जब बाकी दुनिया मोनार्कीज के रूल में थी, यहाँ डेमोक्रेसी एक आइडिया नहीं थी, इट वॉज रियलिटी। पर बिहार सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर हाउस नहीं था, ये आर्ट और इनोवेशन का एक सेंटर भी था। इमेजिन करो एक आर्टिस्ट जो मौर्यन एरा का एक मास्टरपीस दीदारगंज याक्षी कार्व कर रहा है, इतनी परफेक्शन के साथ कि उसका पॉलिश सरफेस 2000 साल बाद भी चमक रहा है। ये सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं था, इट वॉज ह्यूमन क्रिएटिविटी का एक सेलिब्रेशन। बिहार ने ट्रेड को भी रिवोल्यूशनाइज किया था विथ पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो इंडिया का पहला मेटेलिक करेंसी था। ये कॉइन्स ने कॉमर्स को ट्रांसफॉर्म किया, मर्चेंट्स को दूर दूर तक कनेक्ट किया और एक थ्राइविंग इकोनॉमिक क्रिएट की। फिर आया एक स्पिरिचुअल अवेकिंग का एरा, बोध गया के एक बोधि ट्री के नीचे, जहाँ सिद्धार्थ गौतम ने एनलाइटमेंट पाया और बुद्ध बने। उनका पीस और कंपैशन का मैसेज कंटिनेंट्स तक फैल गया, हजारों लोगों के जीवन को टच करते हुए। नियर बाई महावीरा, जैनिज्म के 24th तीर्थंकर ने लिबरेशन और ट्रुथ का प्रचार किया। इन टीचिंग से सिर्फ इंडिविजुअल्स लाइफ को नहीं, बल्कि एथिक्स और नॉन वायलेंस का एक फाउंडेशन बनाया जो आज तक रेजोनेट करता है। और फिर आती है नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज की बात, जो अपने टाइम की इंटेलेक्चुअल मार्वल्स थी। नालंदा जिसमें 10,000 स्टूडेंट्स और 2000 टीचर्स थे, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, इट वॉज अ ग्लोबल नॉलेज हब। चाइना, कोरिया और पर्शिया के स्कॉलर्स यहाँ सीखने आते थे, बिहार को एंशिएंट वर्ल्ड के लिए एक लाइट हाउस ऑफ लर्निंग बनाते हुए। बिहार का गोल्डन पास्ट सिर्फ एम्पायर्स और स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं था, ये प्रोग्रेस, आर्ट और एनलाइटमेंट की कहानी थी। एक जमीन जो सिविलाइजेशन की डेस्टिनी को शेप करती थी और हिस्ट्री पर एक अमर छाप छोड़ती थी।
सबसे चमकती चिंगारी भी कभी कभी लालच के सामने धुंधली पड़ जाती है। बिहार जो एक वक्त अनपैरेलल्ड प्रोस्पेरिटी और इनोवेशन की भूमि था, एक्सप्लॉयटेशन का टारगेट बन गया। ब्रिटिश रूल के नीचे इसकी एबंडेंस को सिस्टमैटिकली ड्रेन किया गया। एक थ्राइविंग रीजन को हार्डशिप और डिसअपीयर में धकेल दिया गया। ये सब शुरू हुआ 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के साथ। इस सिस्टम के तहत लैंडलॉर्ड से जमींदार को टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मा दिया गया, वो भी ब्रिटिश के लिए। लेकिन ये टैक्सेस फिक्स्ड थे, चाहे क्रॉप अच्छी हो या फेल हो जाए। सोचो एक फार्मर जो ड्रफ के बाद बैरन फील्ड्स को देख रहा है, फिर भी अपनी बची कुची फसल बेचकर टैक्स भरने के लिए मजबूर है। धीरे धीरे इसने हर फार्मर का स्पिरिट तोड़ दिया। जब रिवॉर्ड सिर्फ जमींदार की झोली भरेंगे तो फार्मर क्यों अपने लैंड में इन्वेस्ट करेगा। 19th सेंचुरी तक ये एक्सप्लॉयटेशन पॉवर्टी को और गहरा कर चुका था। 1931 में जब इंडिया के 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, बिहार में ये नंबर 80% ज्यादा था। फिर भी यहाँ का यील्ड पर हेक्टेयर दूसरे स्टेट से पीछे था। ये डायरेक्ट रिजल्ट था उन पॉलिसीज का जो सिर्फ सर्वाइवल को इंसेंटिवाइज करती थी, ग्रोथ को नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश फाइनली चले गए, बिहार की चैलेंजेस वहाँ खत्म नहीं हुई। 1948 के फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने एक और डिवास्टेटिंग ब्लो दिया। कोल और आयरन जैसे रिसोर्सेज जो बिहार में एबंडेंट थे, इनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे यूज हो सकता था। उन रिसोर्सेज को सब्सिडाइज कॉस्ट पर दूसरे स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में भेज दिया गया। सोचो धनबाद से निकला कोल मुंबई की फैक्ट्रीज को पावर दे रहा था, लेकिन जो वर्कर्स इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो वही पॉवर्टी में फंसे हुए थे। 1970s तक बिहार इंडिया के कोल प्रोडक्शन का 20% ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। फिर भी उसका इंडस्ट्रियल जीडीपी नेशनल एवरेज के 2% से भी कम था। उसके रिसोर्सेज का वेल्थ स्टेट से निकल गया, लेकिन जॉब्स और रेवेन्यू वहीं रुक गए। भारत की आजादी एक नई उम्मीद लेकर आई, एक चांस बिहार के लिए अपनी पुरानी शान को वापस पाने का। लेकिन प्रोमिसेस तभी पूरे होते हैं जब स्टेबिलिटी और केयर हो। बिहार के लिए फ्रीडम स्ट्रगल का एंड नहीं था, इट वाज लाइक एक नए और डॉन्टिंग चैप्टर की शुरुआत। 1947 के बाद के 75 सालों में बिहार ने 40 ज्यादा लीडरशिप चेंजेस देखे। हर मुख्यमंत्री का एवरेज टेन्योर सिर्फ 1.5 साल था। प्लान्स बनते, प्रोमिसेस अनाउंस होते, लेकिन बार बार लीडरशिप क्रम्बल हो जाती थी और कुछ भी कॉन्क्रीट होने से पहले ही गिर जाता था। यहाँ पॉलिटिक्स एक बैटल ग्राउंड बन गया, वो भी डेवलपमेंट के लिए नहीं, पावर के लिए। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने कम्युनिटीज को डिवाइड कर दिया। जहाँ एक टाइम पे बुद्धा और महावीरा की टीचिंग से उनको यूनाइट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पे रह गए। 1980s तक बिहार रोड्स पे सिर्फ 44% पर पर्सन स्पेंड करता था, जो नेशनल एवरेज के सिर्फ 38% के बराबर था। फिर आया 1990s, अ टाइम जो जंगल राज के नाम से जाना जाता है। सोचो एक ऐसी जगह जहां क्राइम एक्सेप्शन नहीं बल्कि रूटीन बन गया था। रैंसम के लिए किडनैपिंग्स, एक्सटॉर्शन रैकेट्स और कास्ट बेस्ड वायलेंस ने स्ट्रीट्स को लाल कर दिया। बिहार का पर कैपिटा इनकम जो 1990 में नेशनल एवरेज के 49% था, 2005 तक गिर के सिर्फ 33% रह गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रम्बल कर गया। स्कूल्स घोस्ट बिल्डिंग्स बन गए और हॉस्पिटल्स बिना डॉक्टर्स और मेडिसिन के चल रहे थे। घर पे कोई अपॉर्चुनिटीज न होने की वजह से हजारों यंग बिहारीज ओवर क्राउडेड ट्रेन में चढ़कर दिल्ली और मुंबई जाने लगे। 2001 से 2011 के बीच बिहार ने इंडिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखा। 2 मिलियन ज्यादा लोग अपनी होमलैंड छोड़कर सर्वाइवल ढूंढने चले गए। फिर भी निराशा के नीचे एक हिम्मत थी। जब दुनिया बिहार को केओस की लैंड के रूप में देख रही थी, लोगों ने होप नहीं छोड़ा। जो फैमिलीज यहाँ रही, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज ब्रिक बाय ब्रिक बनाए और अपने ड्रीम्स को छोड़ने से मना कर दिया। उनके लिए बिहार सिर्फ एक जगह नहीं था, इट वॉज होम। चाहे वो कितना भी ब्रोकन हो, उनके लिए उसके लिए फाइट करना जरूरी था। बिहार के चैलेंजेस सिर्फ पॉवर्टी और नेग्लेक्ट तक सीमित नहीं रहे। इसकी प्रोग्रेस का बेस यानी कि इसकी जमीन और रिसोर्सेज बार बार डिवाइड की गई। हर पार्टीशन सिर्फ टेरिटरी का लॉस नहीं था, ये अपॉर्चुनिटीज का फ्रैक्चर था जो बिहार को उसके असली रूप का एक शैडो बना गया। पहला मेजर डिवीजन हुआ 1912 में, जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया। ये ऑटोनॉमी काफी टाइम से चाहिए थी, लेकिन इसका एक कॉस्ट भी था। बंगाल का पार्ट होते हुए बिहार को एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट फेस करना पड़ा था। रोड, स्कूल और इंडस्ट्रीज काफी कम डेवलप हुई थी। पार्टीशन के बाद बिहार के पास सब कुछ स्क्रैच से शुरू करने का चैलेंज था, और वो भी लार्ज स्केल पॉवर्टी और इलिटरेसी के साथ। देन 1936 में ओडिशा बिहार से अलग हो गया, वो भी अपने साथ कोस्टल ट्रेड रूट्स लेते हुए। ये डिवीजन बिहार के नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स में इंटीग्रेट होने की एबिलिटी को वीक कर गया और इंडस्ट्रियल एम्बिशंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। पोर्ट के बिना बिहार के इंडस्ट्रियल गुड्स को ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करनी पड़ती थी, जो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता था। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे बड़ा ब्लो 2000 में आया, जब झारखंड बिहार से अलग हो गया। ये सिर्फ एक टेरिटोरियल लॉस
लॉस नहीं था, इट वॉज एन इकोनॉमिक अर्थक्वेक। झारखंड बिहार के 75% मिनरल वेल्थ के साथ गया, इंक्लूडिंग कोल, आयरन ओर और बॉक्साइट के वास्ट रिजर्व्स। पार्टीशन के पहले बिहार इंडिया के 60% ज्यादा कोल प्रोड्यूस करता था और पार्टीशन के बाद ये सिर्फ 5% के आसपास रह गया। साथ ही टाटा स्टील और बोकारो प्लांट जैसे इंडस्ट्रीज भी चले गए। बिहार के इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए कुछ नहीं बचा था। जस्ट इमेजिन दिस, झारखंड जो आज इंडिया के 10% ज्यादा मिनरल आउटपुट कंट्रीब्यूट करता है, वहीं दूसरी तरफ बिहार का इंडस्ट्रियल जीडीपी नेशनल एवरेज का सिर्फ 2% क्रॉस करने के लिए स्ट्रगल करता है। हर 100 रुपए जो इंडस्ट्री से कमाया जाता था, बिहार के पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचता था। पार्टीशन ने बिहार के रेवेन्यू और टैक्स इनकम को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया और उसे एग्रीकल्चर और माइग्रेंट पॉपुलेशन के भेजे गए पैसों पर निर्भर छोड़ दिया। लेकिन इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन सिर्फ पार्टीशन का रिजल्ट नहीं था। 1948 के फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने भी बिहार के इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को एक बड़ा झटका दिया। इस पॉलिसी के अंडर बिहार के एबंडेंट रिसोर्सेज जैसे कोल और आयरन ओर सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पर दूसरे स्टेट जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात भेज दिए गए। इन स्टेट्स ने बिहार के रिसोर्सेज से बूमिंग इंडस्ट्री डेवलप की, जबकि बिहार सिर्फ खाली माइंस और अनएम्प्लॉयड लेबरर्स के साथ रह गया। एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए, 1970s में बिहार सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कोल का, लेकिन उसका पर कैपिटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 3,500 से भी कम था, जबकि नेशनल एवरेज 7,900 के ऊपर था। ये अंडर इन्वेस्टमेंट बिहार की एबिलिटी को क्रिपल कर गया। जहाँ रोड्स और पावर प्लांट डेवलप करने थे, वहाँ कभी इकोनॉमी को बूस्ट मिला ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, सबसे अंधेरी रात के बाद भी एक नई सुबह देर से ही सही लेकिन आती जरूर है। बिहार जो डेकेड्स तक पॉवर्टी और पॉलिटिकल टर्मोइल का बोझ उठाता रहा, 2005 में अपने टर्निंग पॉइंट पे पहुंचा। नीतीश कुमार की लीडरशिप के नीचे एक नए एरा की शुरुआत हुई, एक ऐसा एरा जो रैपिड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज और मेजरेबल प्रोग्रेस से भरपूर था। ये सिर्फ एक चेंज नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन था जो हर गांव तक पहुंचा, हर लाइफ को टच किया और बिहार को रिवाइवल के रास्ते पर ले गया। रोड्स की बात करें तो एक टाइम था जब बिहार में ड्राइव करना मतलब एक बैटलफील्ड नेविगेट करना होता था। 2005 तक सिर्फ 36% विलेजेस प्रॉपर रोड से कनेक्टेड थे, जबकि नेशनल एवरेज 65% था। लेकिन एक डेकेड के अंदर गवर्नमेंट ने 25,000 किलोमीटर ज्यादा रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए या उसको रिबिल्ड कर दिया। आज 97% विलेजेस कनेक्टेड हैं, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। ये रोड सिर्फ जगहों को नहीं, ड्रीम्स को कनेक्ट करते हैं। फार्मर्स अब अपनी क्रॉप्स दूर दराज के मार्केट्स तक ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टाइम आधा हो गया और स्टूडेंट्स भी बिना किसी मुश्किल के अपने स्कूल जा सकते हैं। स्कूल की बात करें तो 2005 में बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 47% था, जो नेशनल एवरेज 64.8% से काफी पीछे था। लेकिन 2021 तक ये 70% से ऊपर हो गया और गैप सिग्निफिकेंट तरीके से कम हो गया। इसका एक की ड्राइवर था मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, एक सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम। सोचो, हजारों यंग गर्ल्स जो पहले सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से घर तक सीमित थी, अब अपने साइकिल से प्राइड और पर्पस के साथ राइड कर रही थी। सिर्फ कुछ ही सालों में बिहार ने गर्ल्स के सेकेंडरी स्कूल के ड्रॉप आउट रेट्स में 93% का रिडक्शन देखा, जो बाकी स्टेट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। जब एजुकेशन अपने चरम सीमा पे थी, एक और डार्क चैप्टर रिराइट हो रहा था। 2005 में बिहार का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रेट सिर्फ 2% था, जबकि नेशनल एवरेज 44% था। फैमिली अपनी इवनिंग्स डार्कनेस में बिताती थी, लेकिन 2018 तक इलेक्ट्रिसिटी बिहार के 100% विलेजेस तक पहुंच गई। आज 92% हाउसहोल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय करते हैं, एक मॉन्यूमेंटल लीप जो लाइव्स को ब्राइटन कर रहा है और स्मॉल बिजनेसेस को पावर दे रहा है। प्रोग्रेस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं रही, इट वाज आल्सो अबाउट सेविंग लाइव्स। 2005 में बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR 62 पर 1000 लाइफ बर्थ था, जो नेशनल एवरेज 57 पर 1000 से भी ज्यादा खराब था। लेकिन 2021 तक इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस और वैक्सीनेशन ड्राइव्स की वजह से बिहार का IMR 29 पर 1000 तक गिर गया, जो नेशनल एवरेज 28 के करीब आ गया। जननी सुरक्षा योजना जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने एंश्योर किया कि ज्यादा मदर्स को सेफ डिलीवरीज का एक्सेस मिले और रिमोट एरियाज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स न्यूबॉर्न्स के लिए क्रूशियल केयर प्रोवाइड कर सके। इसी बीच बिहार की इकोनॉमी ने अपने पुराने लेवल्स को डिफाई करना शुरू किया। 2005 से 2015 के बीच स्टेट ने 10.5% का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया, जो उस टाइम के नेशनल ग्रोथ रेट 7.6% को सरपास करता है। टेक्सटाइल, लेदर और फूड प्रोसेसिंग जैसे इंडस्ट्रीज ने रूट्स लेना शुरू किया, जो हजारों लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। 7 निश्चय योजना जैसे स्कीम्स ने 25 लाख हाउसहोल्ड तक पाइप्ड वाटर और सैनिटेशन पहुंचाया, लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज किया और वाटर बॉर्न डिजीजेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया।
चाहे बिहार अपने स्ट्रगल्स के शैडो से बाहर निकल रहा हो, लेकिन स्टीरियोटाइप्स का नैरेटिव अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। कई डेकेड से बिहारी कहना एक आइडेंटिटी नहीं, एक लेबल बन गया है, कभी कभी एक इंसल्ट की तरह। ये है बिहारी की डुअल रियलिटी। एक लैंड जो अनपैरेलल्ड पोटेंशियल रखता है, लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टूड और अनफेयरली जज किया जाता है। इंडिया के हर सिटी में बिहारी माइग्रेंट्स इकोनॉमिक्स के साइलेंट बैकबोन है, टायरलेसली काम करते हैं। 10 मिलियन ज्यादा बिहारी स्टेट के बाहर रहते हैं और काम करते हैं। हर साल इंडिया के जीडीपी में बिलियंस कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वही हाथ हैं जो बीज बोते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं, फिर भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। महाराष्ट्र का 2008 का वॉलेंट बैकलैश एक ग्लैरिंग एग्जांपल है, जब माइग्रेंट वर्कर्स सिर्फ एक बेटर लाइफ ढूंढने के लिए अटैक किए गए। और फिर बिहारी का कैजुअल यूज एक स्लर के रूप में होता है, एक शॉर्ट हैंड बैकवर्डनेस और स्ट्रगल के लिए। लेकिन यहाँ स्टोरी बदलती है। बिहारीज ने कभी दूसरों को अपनी पहचान डिफाइन करने नहीं दी। उन्होंने एंगर से नहीं बल्कि रेजिलियंस और एक्सीलेंस से जवाब दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। बिहारी कंसिस्टेंटली इंडिया का सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 2002 में 933 कैंडिडेट्स जो IAS, IPS और IFS एग्जाम क्लियर किए, उनमें से 450 बिहार से थे। ये यंग अचीवर्स नैरेटिव को रिराइट कर रहे हैं, नेशन को दिखाते हुए कि टैलेंट और डिटर्मिनेशन कहीं से भी राइज कर सकता है, इवन फ्रॉम एडवर्सिटी। एजुकेशन हमेशा बिहार की आइडेंटिटी का कोर रहा है। काउंटलेस चैलेंजेस के बावजूद बिहार के लोग हमेशा लर्निंग को प्रायोरिटाइज करते आए हैं। आनंद कुमार उन्हीं में से एक हैं, जो आइकॉनिक सुपर 30 प्रोग्राम के पीछे हैं। एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आकर उन्होंने 450 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को IITs में पहुंचाया, जो इंडिया के टफेस्ट एकेडमिक माइलस्टोन में से एक है। उनकी कहानी सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं, बल्कि बिहार के अनयील्डिंग फोकस ऑन एजुकेशन का प्रूफ है। बिहार के ब्रिलियंस यहाँ खत्म नहीं होता। ऋचा कर, जीवामी की को-फाउंडर, उन्होंने इंडिया के ई-कॉमर्स स्पेस को रिवॉल्यूशनाइज किया, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में बैरियर्स तोड़ते हुए। देन डॉक्टर बिंदवेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर, उन्होंने सैनिटेशन को ट्रांसफॉर्म किया, देश के मिलियन लोगों को डिग्निटी दी। देन मनोज बाजपेयी, जो बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर बॉलीवुड के सबसे सेलिब्रेटेड एक्टर्स में से एक बन गए। बिहार की कहानी ग्रेट टैलेंट और रेजिलियंस की है। ये याद दिलाती है कि कोई भी स्टीरियोटाइप एक ऐसे स्टेट को ओवरशैडो नहीं कर सकता जो हर रोज बिल्ड, लीड और इंस्पायर करता है। हर माइग्रेंट वर्कर, हर स्कॉलर और हर आर्टिस्ट ने प्रूफ किया है कि ये लैंड अक्सर मिसअंडरस्टूड होने के बावजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन बिहार की कहानी एक स्टेट की नहीं है, इट्स अबाउट पूरे नेशन का फ्यूचर। क्यों ये लैंड अपने चैलेंजेस और पोटेंशियल के साथ इंडिया के प्रोग्रेस के की होल्ड करता है। चलिए समझते हैं कि बिहार का रिवाइवल हम सब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आंखें बंद करो और इमेजिन करो, एक स्टेट जिसमें 120 मिलियन ज्यादा लोग रहते हैं, जो साइज में काफी कंट्रीज से बड़ा है और जो एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। इसका अनटैप्ड पोटेंशियल एक पूरे नेशन की डेस्टिनी को रिशेप कर सकता है। ये है बिहार, और इसका रिवाइवल सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए वाइटल भी है। शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से, जो बिहार और बिहारीज का दिल है। 7 मिलियन हेक्टेयर ज्यादा कल्टीवेबल लैंड के साथ बिहार इंडिया का 10% ज्यादा राइस और व्हीट प्रोड्यूस करता है। फिर भी इतनी एबंडेंस के बावजूद स्टेट का कंट्रीब्यूशन इंडिया के एग्रीकल्चर जीडीपी में सिर्फ 5% से भी कम है। क्यों? स्टोरेज, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की कमी के कारण। बिहार का ज्यादातर प्रोड्यूस रॉ ही बेचा जाता है, जो प्रोसेस्ड गुड्स के हायर प्रॉफिट्स मिस करता है। इमेजिन करो अगर बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज में लीड करे, फूड पार्क्स क्रिएट करे और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स करे, इसका इम्पैक्ट सिर्फ लोकल ही नहीं होगा, इट कुड एड बिलियंस टू इंडियाज इकोनॉमी। अब माइग्रेशन की बात करें, 10 मिलियन ज्यादा बिहारीज अपने स्टेट के बाहर काम करते हैं, जो दिल्ली, मुंबई और पंजाब के इंडस्ट्रीज का बैकबोन है। 2020 में इन वर्कर्स के रेमिटेंसेस ने 54,000 करोड़ बिहार की इकोनॉमी में पंप किया, जो उसके जीडीपी का 30% ज्यादा था। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। सोचो अगर वो अपॉर्चुनिटीज जो ये लोग बाहर ढूंढने जाते हैं बिहार में ही क्रिएट हो जाए, माइग्रेशन रिड्यूस होगा और अर्बन सेंटर्स का बर्डन कम होगा। प्लस बिहार के टाउन्स और विलेजेस ग्रोथ की हब बन सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक की एलिमेंट है। पिछले एक डेकेड में बिहार ने 23,000 किलोमीटर ज्यादा रोड्स बिल्ड किए हैं, जो रिमोट विलेज को सिटीज से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अब 96% हाउस होल्ड को पावर करती है, जो 2015 के सिर्फ 37% से एक ड्रामेटिक राइज है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, दे आर लाइफ लाइन्स। लेकिन इन सब के ऊपर बिहार के रियल स्ट्रेंथ उसके लोग हैं। कई सारे चैलेंजेस के बावजूद बिहारी का कमिटमेंट टू एजुकेशन कभी नहीं हिला। इमेजिन करो अगर बिहार एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और टेक इनोवेशन का भी हब बन जाए। प्रोग्रेस के सीड्स ऑलरेडी विजिबल हैं। बिहार का रिवाइवल सिर्फ एक स्टेट का जर्नी नहीं है, इट्स अ नेशनल मिशन। अपनी वास्ट पॉपुलेशन, फर्टाइल लैंड्स और अनमैच्ड रेजिलियंस के साथ एक थ्राइविंग बिहार इंडिया का जीडीपी 2% तक बूस्ट कर सकता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम कर सकता है, मोर इक्विटेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। ये सिर्फ बिहार की स्टोरी को रिराइट करने की बात नहीं है, इट्स अबाउट शेपिंग इंडियाज डेस्टिनी। बिहार सिर्फ अपने स्ट्रगल का नाम नहीं है, ये एक सिंबल है रेजिलियंस, होप और अनटैप्ड पोटेंशियल का। नालंदा की विजडम से लेकर इसके यूथ के ड्रीम्स तक, ये जमीन हमेशा पॉसिबिलिटी का एक बीकॉन
आइकॉन रही है। बिहार की स्टोरी इंडिया की स्टोरी है, एक ऐसी कहानी जो चैलेंजेस से ऊपर उठकर एक बेटर टुमारो क्रिएट करने की बात करती है। अगर ये स्टोरी ने आपको टच किया तो इस वीडियो को लाइक करो, उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे बिहार की ट्रू पोटेंशियल देखनी चाहिए। और भी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज आगे भी लाने वाला हूँ। टिल देन योर फ्रेंड फ्रॉम नो फ्लव साइनिंग ऑफ। और हाँ, अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आ गया हूँ। I mean, पहले से था, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो।